नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजी मस्ती में। दोस्तों, धान की फसल चल रही है और धान से संबंधित एग्रोनॉमी के सवाल बहुत अधिकतर पूछे गए थे। पिछली बार जब NSC का एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें एग्रोनॉमी से और हार्टिकल्चर से बहुत ज़्यादा अधिकतम संख्या आई थी, तो वो थी क्वेश्चन की इसी से। तो हम क्यों ना फसल को लेते हुए जो उसके मेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आने वाले हैं, उन सभी को बताता चलूँ। तो सबसे पहले देखते हैं धान के बारे में। धान की जो फसल होती है वो बहुत ही अच्छी फसल होती है और अधिक पानी चाहने वाली फसल होती है। तो इसलिए आप धान की फसल में ध्यान रखते हुए देखें और सबसे पहले वीडियो को अंत तक ज़रूर देखा करें, जिससे आपको पूरी की पूरी जानकारी मिलती रहे। और दोस्तों, अगला वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे क्या होता है कि चैनल हमारा आप तक, चैनल पे डाला गया अपलोड किया हुआ वीडियो अब तक पहुंच जाता है। तो देखते हैं क्या होता है इस नए वीडियो में, और इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है धान से संबंधित, उन सभी के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो देखते हैं धान के फसल में क्या क्या मुख्य चीज़ें होती हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सोइंग टाइम ऑफ आस या ऑटम राइस, मतलब जो बुआई का टाइम है, जो ऑटम राइस जो टाइप का धान होता है उसकी क्या बुआई है, जो मैक्सिमम अपने यहाँ जो है चलता है। ऑटम राइस ही अपने यहाँ भारत में मैक्सिमम होता है और हम लोग भी उसी का उत्पादन करते हैं। तो इसकी बुआई का जो टाइम होता है वो होता है अप्रैल से मई। तो दोस्तों, ऑटम राइस सोइंग टाइम पूछा जाता है कि ऑटम राइस का बुआई टाइम क्या होता है, तो आप बता सकते हो अप्रैल से मई होता है। उसके बाद सोइंग टाइम बोरो राइस, ये राइस के कई टाइप होते हैं, तो उसमें जो बोरो राइस है उसका बुआई का समय क्या होता है, तो आप बता सकते हो नवंबर दिसंबर में ये बुआई का समय होता है। ये अपने यहाँ नहीं बुआ जाता है क्योंकि ये उस समय की क्लाइमेट नहीं पा पाता है। उसके बाद आता है राइस इनफ्लोरेसेंस इज नोन एन पेनिकल, मतलब इसका ये होता है कि जो धान का पुष्पक्रम होता है, धान के पुष्पक्रम का नाम क्या है, उसे क्या कहते, तो आप बता सकते हो कि उसका नाम पेनिकल होता है। तो पेनिकल जो है उसका इन्फ्लोरेसेंस का नाम पेनिकल बताया गया है। उसके बाद आता है राइस इज ए टाइप ऑफ प्लांट, राइस जो होता है धान किस प्रकार का पौधा है, तो बता सकते हो 60 डे प्लांट होता है। ये उस समय पौधा होता है जब छोटे दिन होने के टाइम आने लगते हैं, तब ये पौधा उस टाइम में ग्रो कर जाता है। उसके बाद आता है कार्डिनल टेम्परेचर ऑफ राइस, मतलब कि जो इसका मैक्सिमम जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, ताप होता है इसकी बढ़वार के लिए, तो आप बता सकते हो 30 से 32 डिग्री इसका तापमान होता है। दोस्तों, ये टेम्परेचर पूछा गया है एग्ज़ाम में, PCS के भी एग्ज़ाम में आ गया था कि कितना टेम्परेचर होता है। आप बता सकते हो 30 से 32 डिग्री टेम्परेचर हो अगर, तो इसके लिए पर्याप्त होता है, ऑप्टिमम होता है। उसके बाद आता है हलिंग परसेंटेज इन राइस, मतलब कि इसमें धान में भूसी का कितना प्रतिशत होता है, तो आप बता सकते हो 65% भूसी होती है धान में। उसके बाद आता है फ्रूट ऑफ राइस इज नोन एन, जो धान का फल होता है जिसको चावल बोलते हो, तो इसको क्या बोलते, फ्रूट ऑफ धान के फल को क्या बोलते हैं, तो आप बता सकते हो कैरियोप्सिस बोलते हैं। धान के फल को कैरियोप्सिस बोला जाता है। उसके बाद आता है अपना धान के फल को कैरियोप्सिस बोलते हैं। और ये ऑप्टिमम दिया है उडली यूज नाइट्रोजन फर्टिलाइजर इन राइस, मतलब क्या होता है, जो अधिकतर इसमें जो वो होता है राइस में जो फर्टिलाइज़र नाइट्रोजन के तौर पे यूज करना चाहिए, वो क्या होता है, अमोनियम सल्फेट होता है। अमोनियम सल्फेट से इसमें बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, इसलिए अमोनियम सल्फेट का ही यूज करना चाहिए। उसके बाद आता है ऑप्टिमम पीएच ऑफ सॉइल रिक्वायर फॉर ग्रोइंग राइस, मतलब कि जो उचित तापमान के साथ साथ में जो इसका उचित पीएच होता है धान का, वो कितना होना चाहिए धान की बढ़वार के लिए, तो आप बता सकते हो 4 से 6 pH पे ये ग्रो कर जाता है कौन, धान।
उसके बाद आता है मैट टाइप नर्सरी इज रिलेटेड क्रॉप पैडी, मतलब ये बहुत सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंस होता जा रहा है कि जो मैट चटाई टाइप की जो नर्सरी होती है वो किस में होती है, तो आप बता सकते हो कि राइस में होती है या पैडी में होती है। तो मैट टाइप चटाई की अगर बात की जाए तो पैडी में संबंधित होता है। उसके बाद आता है टेस्ट वेट ऑफ बासमती राइस, जो टेस्ट वेट बासमती राइस का होता है वो कितना होता है, 21 ग्राम। अगर आप बासमती राइस को लोगे तो उसमें जो है 21 ग्राम टेस्ट वेट होता है। तो शायद 100 दानों का भार 21 ग्राम होता है। और उसके बाद जो अदर धान होता है उसमें 25 ग्राम होता है। उसके बाद आता है मैक्सिमम एक्सपोर्ट ऑफ राइस वर्ल्ड, विश्व में सबसे ज़्यादा कहाँ पे भेजा जाता है धान को, तो आप बता सकते हो थाईलैंड में भेजा जाता है। उसके बाद आता है हाइब्रिड राइस विच इज रिलेटेड बाई प्राइवेट सेक्टर, मतलब कि हाइब्रिड धान को किससे संबंधित है, प्राइवेट किससे संबंधित है सेक्टर से, तो आप बता सकते हो PHB 71 जो है इससे संबंधित है। क्या, प्राइवेट राइस या प्राइवेट सेक्टर से अगर बात की जाए तो रिलेटेड है प्राइवेट सेक्टर से। कौन सा, PHB 71। उसके बाद आता है मोस्ट क्रिटिकल स्टेज ऑफ वाटर राइस, मतलब कि जो हमने पिछली वीडियो में बता दिया है किस धान में कब पानी देना चाहिए, उसके उपरांत भी ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है कि मोस्ट क्रिटिकल स्टेज मतलब बहुत ही अति आवश्यक पानी देने की जो स्टेज होती है धान में वो क्या होती है, बोटिंग स्टेज। बोटिंग स्टेज ही ऐसी स्टेज होती है जिसमें क्या होता है कि धान सारा का सारा धान कमज़ोर पड़ जाता अगर इस टाइम में आप पानी नहीं दोगे तो इसलिए मोस्ट क्रिटिकल ये होती है इसकी लाइफ के लिए। उसके बाद आता है बायो फर्टिलाइज़र फॉर राइस, मतलब जो धान में बायो फर्टिलाइज़र जैविक फर्टिलाइज़र यूज किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, एजोला। एजोला क्या है, ये एक फर्न होता है जो पानी की सतह पे तैरता है और नाइट्रोजन को अपने में कंजर्व करता है और पौधे को पहुंचाने का कार्य करता है। उसके बाद आता है सीडलिंग रेडी फॉर ट्रांसप्लांटिंग इन डेपोग मेथड्स आफ्टर सोइंग डेज, मतलब जी जो डेपोग मेथड से जो नर्सरी तैयार करते हैं वो कितने दिन में ट्रांसप्लांटिंग कर देनी चाहिए, तो 11 से 14 दिन में हो जाए, 11 से 14 दिन में। उसके बाद अगर ऑप्शन में आपके पास आता है 11 भी है, 12 भी है, 13 भी है और 14 भी है, तो आप वहाँ पे 12 दिन को क्लिक करें जिससे आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। उसके बाद आता है मोस्ट डोमिनेंट वीड स्पीसीज इन राइस, इचाइनोक्लोवा स्पीसीज होता है। जो इसमें धान की फसल में सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाला कोई खरपतवार है तो वो है इचाइनोक्लोवा स्पीसीज, मतलब ये जिसको काला धान या झरंगा बोलते हैं वही होता है इसका मुख्य खरपतवार। उसके बाद आता है द गैस इमिट्स फॉर राइस फील्ड इज मेथेन, मतलब कि धान की फसल में कौन सी गैस बनती है, तो आप बता सकते हो कि मेथेन गैस बनती है। उसके बाद आता है अकियोची डिजीज इन राइस ड्यू टू H2S टॉक्सिसिटी के कारण, मतलब हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक के कारण ही इसमें जो है एकियोची डिजीज होता है, इसकी विषाक्तता के कारण। उसके बाद अगला पॉइंट है हाईएस्ट नाइट्रोजन लॉस इन राइस क्रॉप, मतलब कि सबसे ज़्यादा धान की फसल में किसका लॉस होता है, तो आप बता सकते हो नाइट्रोजन का होता है। धान की फसल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन का लॉस होता है क्योंकि इसमें धान की फसल में पानी अधिकतर बना रहता है और क्या होता है डीनाइट्रिफिकेशन की जो प्रोसेस होती है तो उसमें नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा पानी में घुलने के कारण वाष्प के कारण ये वापस वायुमंडल में चली जाती है। उसके बाद आता है पैरा उटेरा क्रॉपिंग सिस्टम इज क्लोजली बाई रिलेटेड टू राइस, पैरा उटेरा जो एक प्रोसेस होती है एक सिस्टम होता है वो किस फसल से संबंधित है, तो आप बता सकते हो राइस से संबंधित है। दोस्तों क्वेश्चन में आ जाता है पैरा उटेरा रिलेटेड टू क्रॉप, और क्रॉप का नाम दिया होगा तो उसमें आपको अगर जानकारी नहीं है तो आप राइस को टिक नहीं कर पाओगे,
क्वेश्चन हाथ से निकल जाएगा। तो इसलिए आपको जानकारी दे रहा हूँ, तो आप कतई ये गलती ना करें। उसके बाद आता है पैराबोलिंग पैराबोलिंग ऑफ राइस कंजर्व द विटामिन्स। मतलब कि इसमें क्या होता है कि धान की विटामिन B2 जो होती है, B12 जो होती है, ये बॉयलिंग के कारण जब धान उबलता है, जब आप चावल बनाते हो तो वहाँ पे विटामिन B12 की कमी हो जाती है और वो विटामिन B12 उड़ जाते हैं। तो विटामिन B12 ही ऐसा होता है जो धान में निकल जाते हैं। सीड रेट इन डेपोग मेथड, जिसकी नर्सरी 12 दिन के बाद ट्रांसप्लांटिंग की जाती है, तो उसमें सीड रेट क्या होता है, तो 3 से 4 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से सीड रेट डाल देना चाहिए। उसके बाद आता है हमारा दोस्तों अगला जो रहेगा उसमें है एरिया रिक्वायर्ड फॉर सीडलिंग प्रिपरेशन इन डेपोग मेथड्स। अब अगर 3 से 4 kg पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से डेपोग मेथड्स चाहिए सीडलिंग के लिए, तो उसमें जो है एरिया कितना चाहिए, तो आप बता सकते हो 25 से 30 मीटर स्क्वायर इसका एरिया चाहिए। उसके बाद आता है मिरेकल राइस ऑफ इंडिया इज जया जो होती है, क्या होता है ये मिरेकल या जादुई धान बोला जाता है। जया को ही जादुई धान बोला जाता है। मिरेकल मीन्स होता है जादुई। तो आप कतई ये चीज़ ना भूलें, और अगर आ जाए तो आप इसको ज़रूर सही क्लिक कर लें। उसके बाद आता है जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्वार्फनेस इन राइस। मतलब कौन सी जो डॉर्फिनेस बाउनी का जीन ट्रांसप्लांटिंग किया गया है वो कौन सा है, तो आप बता सकते हो DGU जीन को इसमें ट्रांसप्लांटिंग किया गया है। किसमें, राइस में। किस लिए, ड्वार्फ बाउना होने के लिए। उसके बाद आता है स्पेसिंग फॉर राइस ग्रोइंग ऑफ सीडलिंग। इसकी जो स्पेस होती है सीड की वो कितना होना चाहिए, तो बता सकते हो 20x10 होना चाहिए। लंबा 20, चौड़ाई में 10 सेंटीमीटर की दूरी पे इसका ट्रांसप्लांटिंग कर देना चाहिए। उसके बाद आता है खैरा डिजीज ऑफ राइस इज ड्यू टू जिंक डिफिशियंसी। जो धान में खैरा रोग लग जाता है जिसकी वजह से पत्ती भूरी पड़ने लगती हैं, पीली पड़ने लगती है, उसमें लाल धब्बे बनने लगते, तो आप बता सकते हो कि वहाँ पे जिंक की कमी है और जिंक को पूर्ति करनी चाहिए उसमें। उसके बाद आता है रिक्लेमेशन डिजीज ऑफ सीरियल ड्यू टू कॉपर डिफिशियंसी। रिक्लेमेशन जो डिजीज होता है ये किसकी वजह से होता है, तो आप बता सकते हो कि ये कॉपर की कमी से होता है। तो कॉपर की पूर्ति के लिए आपको कॉपर डालना चाहिए। उसके बाद आता है ए राइस ग्रेन। अगला पॉइंट है ए राइस ग्रेन इज सेट टू बी एक्स्ट्रा लॉन्ग इफ इट इज 7 मिलीमीटर या मोर। मतलब कि धान का जो चावल होता है उसकी जो लंबाई होती है, एक्स्ट्रा लॉन्ग जो होता है, वो कितना तक हो सकता है, तो आप बता सकते हो 7 मिलीमीटर तक इसकी लंबाई होती है। 7 मिलीमीटर धान के चावल की लंबाई होती है। तो इस प्रकार से धान के बारे में जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे मैंने आपको बता दिए हैं। इनको कतई ध्यान में रखते हुए आप एग्ज़ाम को दें, और जो NSC वाला एग्ज़ाम आने वाला है हमारा वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इस परीक्षा की दृष्टि से मैं ये स्पेशल उसी की दृष्टि से ये वीडियो डाल रहा हूँ, जिससे आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो सके और मैं आपकी कुछ मदद कर सकूँ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य जानकारी के साथ कल। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।